सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की वर्तमान संरचना अनेक भौगोलिक घटना का परिणाम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन प्राकृतिक व अप्राकृतिक साधनों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। और यह पृथ्वी की क्या है, तो ये बाह्य परत का घनत्व है कितना, 3.0 मध्य परत है। और 5.5 ये क्या है, तो अंतरम घनत्व है। और 11 से 13.5 किलोमीटर ग्राम 13.5 ग्राम सेंटीमीटर है। पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर हमें तो कितना, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अगर हम नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पर क्या होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती जाएगी। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी क्या होती है, गिरावट आती है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी की परतें देखें। पृथ्वी की आंतरिक भाग को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में। सबसे पहला आता है क्रस्ट, जिसको कहा जाता है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी ये किससे मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो शियाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, शियाल, सी से याद रखेंगे सिलिका, ए से याद रखेंगे एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है क्रस्ट पर। ठीक है, इसलिए इसको शियाल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ये ठोस भाग है। ठीक है, परपट्टी क्या है, परपट्टी क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ठोस भाग है, ऊपरी भाग है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई पूछा जाता है 5 किलोमीटर है। और महाद्वीपों के नीचे कितनी है, तो 30 किलोमीटर तक की है। भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर भूपरपट्टी को 2 उप विभागों में बांटते हैं। एक तो होगा ऊपरी परपट्टी, जिसको क्रस्ट कहेंगे, फिर निचली क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, एक ऊपरी क्रस्ट होता है और एक होगा निचली क्रस्ट। ठीक है, ये इस तरह से जिस तरह से एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा हम अलग से निकालते हैं, ये उसी तरह का है। मान के चलिए, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम परपट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद निचला परत आएगा मेंटल। ठीक है, फिर आएगा निचले परत आएगा मेंटल, उसके बाद आएगा क्रोड। इस तरह से हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो ऊपरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, परपट्टी। ठीक है, परपट्टी के नाम से जानते हैं। और दूसरा भाग क्या आता है, मेंटल। ठीक है, दूसरा भाग आएगा मेंटल आएगा, और तीसरा भाग आएगा क्रोड। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखी परपट्टी। ठीक है, यह सबसे पतली होती है। ठीक है, इसका 1% भाग होता है। मेंटल में कितना होता है, ये इसका 15% होता है। और 85%, ठीक है, 85 से 84% भाग होता है मेंटल का। क्रोड का है केवल 15% और 1% है परपट्टी का। ठीक है, ये 84 या 85 होता है समथिंग मेंटल का। अगला देखेंगे फिर भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर भूपरपट्टी को 2 उपविभाग में हम बांटते हैं। इस परत का औसत घनत्व कितने हैं, तो 2.7 ग्राम है। इस परत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और सिलिका 27.72% और एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13% पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन पूछा जाएगा, तो ऑक्सीजन पाया जाता है यहाँ पर 46.6%। ठीक है, ऑक्सीजन की सर्वाधिकता होती है भूपरपट्टी पर। फिर आता है सिलिका, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर आएगा सिलिका, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला देखेंगे हम मेंटल। भूपरपट्टी का के निचले भाग, जैसे ये भूपरपट्टी हो गया तो इसका निचला भाग क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। ठीक है, इसका निचला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला मेंटल कहलाएगा। ठीक, मेंटल कहलाएगा। भूपरपट्टी के निचले भाग को हम क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। ये किससे बना होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा कहते हैं। और भूपरपट्टी के लिए क्या कहा गया था, शियाल कहा गया था। इस परत की गहराई पूछा जाएगा 2900 किलोमीटर तक है। इस परत को हम 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी मेंटल, दूसरा निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बल मेंटल कहते हैं। और इस परत का औसत घनत्व कितने हैं, तो 3.3 ग्राम है से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर तक है। फिर आएगा क्रोड। पृथ्वी के केंद्र के वाले भाग को हम क्रोड कहते हैं। इस परत में निकिल और किसकी, फेरस की प्रधानता होती है।
इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। इस परत को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोड और निचला कोड। इसकी गहराई भी 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक की गहराई है। इस परत का औसत घनत्व कितना है, तो 12 ग्राम सेंटीमीटर से 13.6 ग्राम सेंटीमीटर तक की है। चट्टान इस चट्टानों के घनत्व का एक परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, ये पृथ्वी था, ठीक है। इसका केवल हम एक भाग यहाँ से ऐसे जैसे पिज़्ज़ा के एक भाग को काट कर निकाला जाता है, उसी तरह से इसको यहाँ से ऐसे काट कर ये इस भाग को ऐसे निकाला गया है, ठीक है। तो वही आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ऊपरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ऊपरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, परपट्टी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको क्रस्ट कहा जाता है। दूसरा भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर के देखेंगे तो ये मेंटल है, ये क्रोड है, ठीक है, इनर क्रोड, और इसमें भी आउटर कोर। तो ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ठीक है। इनर कोर और आउटर कोर, ये क्रोड का भाग है, इसको आंतरिक कोर कहते हैं और इसको बाह्य क्रोड कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट को सबसे पहले देखेंगे तो परपट्टी को, ठीक है, ये है ओशियन क्रस्ट, और जिसको हम देखेंगे तो महाद्वीपी और महासागरीय, ठीक है। तो हम किस में रहते हैं, महाद्वीप में रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी परपट्टी है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, मेंटल है, ठीक है। ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम सी में कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेंटल को मेसोस्फेयर भी कहते हैं। और फिर ये देखेंगे ये क्या है, क्रोड है, तो ये इनर कोर है और ये है आउटर कोर, ठीक है। इनर कोर और आउटर कोर। कोर आयरन विथ किससे बनकर बना है, निकिल और फेरस से मिलकर बना है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। निकिल और फेरस से मिलकर बना है। मेंटल में ये है मेंटल का भाग, ये जो देख रहे हैं ये मेंटल का भाग है, ठीक, मेंटल का भाग है। ये किससे बना है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसको सियाल कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। लिथोस्फेयर के नाम से इसको जानते हैं। और ये क्या है, एंथेनोस्फेयर है, एंथेनोस्फेयर, ठीक। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे, स्थल मंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थल स्थित है, वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल का प्रतिशत संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है, तो 29% है। वहीं जलीय भाग का प्रतिशत कितना है, 71% भाग पर, 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर क्या है, स्थल है। भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 3:7 का है। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध का कितना, 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल क्या है, तो जलीय है, ठीक है। 81% भाग पर जल है, उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर है। चट्टान जिसको हम रॉक कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ के संगठित रूप को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं चट्टान। पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 98% भाग मुख्य रूप से 8 प्रकार के कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है 47%, सिलिकॉन पाया जाता है फिर 28%, एल्यूमिनियम पाया जाता है कितना प्रतिशत, 8.8% आप समथिंग मानकर चलेंगे। फिर इसमें लोहा पाया जाता है 5%, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फिर पोटेशियम इत्यादि ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्रस्ट के निर्माण के लिए प्रमुख भाग हैं। आग्नेय चट्टान जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान का आशय किससे है, अग्नि से। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मैग्मा या फिर लावा के जमाव से हुआ है, जिसको हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक या फिर प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसी चट्टान से अन्य चट्टानों का विकास होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान से ही अन्य चट्टानों का विकास होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। ये चट्टान कैसे हैं, तो रवेदार होती हैं। कैसे होती है, रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टान में क्या नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म जो सालों से, देखो जब आग्नेय चट्टान का क्षरण होता है तो ये धीरे धीरे टूटते रहता है, और इसी बीच में कुछ जीव क्या होते हैं, दबते चले जाते हैं ना, तो ये इनके जमाव से क्या होते हैं, जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं, अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये लावा के
जमाव से बने होते हैं। आर्थिक रूप से यह चट्टान बहुत संपन्न होते हैं क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनियम इसमें पाए जाते हैं। भूपर्पट्टी का लगभग कितना प्रतिशत, तो 90% भाग किससे, आग्नेय चट्टान से बना है। फिर देखेंगे औषधि चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण कैसा होता है, आग्नेय व रूपांतरण चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन के निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। ये चट्टानें कैसी होती है, परतदार होती हैं। ये परत दर ऐसे जमा होती रहती हैं। जब आग्नेय चट्टान का क्षय होता है तो ये चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, और टूटकर यहाँ पर इस तरह से जमा होती रहती है। इसी में कुछ जीव क्या होते हैं, यहाँ पर जीवाश्म दबे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इस चट्टान में क्या पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं। और शादी चट्टान में, और शादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम जैसे जैविक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। जब अत्यधिक ताप, दाब या फिर रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान के स्वरूप में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे ये आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान, इसमें अधिक हीट या फिर प्रेशर जब दिया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चट्टानें सर्वाधिक क्या होती है, कठोर और जीवाश्म रहित होती है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म किस में पाए जाएंगे, केवल औषधि चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर देखिए ये ज्वालामुखी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वीवर या फिर छिद्र जिसे लावा, राग, गैस, जलवाष्प, धूलकण आदि का जहाँ से उद्गाम होता है वो क्या है, उद्गार होता है, वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। फिर देखेंगे क्रिएटर क्या होता है, शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के दौरान बना गर्तमुख आकृति क्या कहलाता है, क्रिएटर, जहाँ से फिर क्या निकलती है, लावा निकलती है। जैसे ये यहाँ से, ठीक, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जहाँ से ये लावा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटर, या फिर क्रिएटर का कहते हैं। क्रिएटर का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, जब क्रिएटर का आकार बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक, उसे कॉल्डेरा कहते हैं। जापान का आसो क्रिएटर संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रिएटर लेक कॉल्डेरा का ही उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्रिएटर, ठीक है। ये क्या है, क्रिएटर, इसका मुख जब बड़ा हो जाता है तो इसी को हम क्रिएटर कहते हैं। ये क्या है, तो ये गौण शंकु है। ये देखेंगे यहाँ से ये धूल कण जो भी निकल रहे, लावा, जलवाष्प और क्या निकलती है, गैसें। अगला देखेंगे उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिसमें लावा, गैस, विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, वे क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके उदाहरण जैसे हवाई द्वीप अमेरिका का किलायू है, मैक्सिको का कोलिमा है, अर्जेंटीना चिली का ओजस डेल सलाडो, इटली का स्ट्राम्बोली व एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एलब्रूस या इरेबस जिसको कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप भारत का बैरन द्वीप और फिलीपींस का माउंट ताल। ये क्या है, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिसमें कभी भी लावा निकल सकती है, निकलते रहती है। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी कहेंगे जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी ये विस्फोट कर सकता है, वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। इटली का विसुवियस, फिलीपींस का मियन और इंडोनेशिया का क्राकांताओ, जापान का फ्यूजियामा, अंडमान निकोबार भारत का नारकोंडम प्रमुख, ये सभी क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी में देखेंगे, शांत ज्वालामुखी हजारों वर्ष से कोई जहाँ पर उद्गार नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होने की संभावना है, ये शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आएंगे। तंजानिया का किलिमंजारो है, इक्वाडोर का चिम्बे राजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देमबंद, ठीक है, देमबंद और कोह सुल्तान प्रमुख रूप से क्या है, तो शांत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किलायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट आएगा भूकंप, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।